नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑडिट पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मतलब ऑडिट की ज़रूरत क्या है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी दी गई है, तो उनमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, बैंक्स है। इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। मतलब कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो वो अपने पैसे कंपनी में लगाएगा, वरना अपने पैसे किसी दूसरी जगह पे लगाएगा। सेम शेयर होल्डर्स भी वही करेंगे। शेयर होल्डर्स का काम क्या है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें अगर डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है इस कंपनी से, तो हम यहाँ पर अपने शेयर होल्ड करेंगे, वरना हमारे शेयर को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। और गवर्नमेंट कैसे कनेक्ट होती कंपनी के साथ। गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो कंपनी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड करती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलने वाला है। अब बारी आती है बैंक्स की। बैंक्स क्या करती है, कंपनी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करती है। मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी को हम कितनी क्रेडिट दे सकते हैं। कल को अगर कंपनी को किसी बड़ी लोन की ज़रूरत पड़े तो हम कितने अमाउंट तक उनको लोन दे सकते हैं। अब इन सभी को कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। और कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह आता है। अब ये जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो तैयार करने की जिम्मेदारी आती है कंपनी के मैनेजमेंट की। कंपनी का मैनेजमेंट क्या करेगा, पूरे साल में जो कोई भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको बराबर से रिकॉर्ड करेगा, उनका अकाउंटिंग करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करेगा। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने तैयार किए हैं, उन पर क्या उन पर क्या किसी को विश्वास आएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी उनको विश्वास आएगा नहीं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं उसमें कोई झोल भी किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया हो ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखे। और दूसरी साइड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना दिखे और टैक्स बचाने के पर्पस से उन्होंने प्रॉफिट कम भी दिखाया हो। तो ये जो कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है, उन पर किसी का ट्रस्ट आएगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जिन पर लोगों का ट्रस्ट हो। एक ऐसा व्यक्ति लाएंगे मार्केट में जिसको क्या करना होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके, ऑडिट करके वो बताएगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, क्या क्या इनमें कोई झोल किया गया है या नहीं किया गया है। अगर इस इंसान ने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिखाए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तो लोग इन पर ट्रस्ट कर लेंगे। लोगों को पूरा पूरा अश्योरेंस मिल जाएगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही सही है।
तो ये बात हुई नीड फॉर ऑडिट। ऑडिट की ज़रूरत क्या है, मतलब हमें ऑडिट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे कोई कि नीड फॉर ऑडिट क्या है, तो ये नहीं लिखना है। ये तो सिर्फ आपको बताया क्योंकि आपको समझ में आए कि ऑडिट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जामिन्ड होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होनी चाहिए। उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोप्राइटरशिप है, उसका ओनर है, वो अपने भाई को बोल देता है कि तुम आओ और मेरे प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट करके दो, क्योंकि तुम सीए हो, तुम ऑडिट कर सकते हो, तो आओ और मेरी प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट करके दो। अब इस केस में ऐसा होगा कि सीए ब्रदर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपने भाई के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडर परफॉर्म करते हो, तो उसका जो ओपिनियन है वो बायस्ड आएगा, इसीलिए वो ऑडिट कर सकता नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लुएंस का। नए नए ऑडिटर बने होंगे, वो ऐसा ज़रूर चाहेंगे कि वो किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट करे, इसीलिए वो बड़ी कंपनी के पास जाएंगे, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि तुम्हें मैं अपॉइंट करूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करूंगा, तुम्हें वैसा ही ओपिनियन देना है जैसा मैं कहूँगा। इसीलिए उनकी अपॉइंटमेंट पर इन्फ्लुएंस है किसका, मैनेजमेंट का, तो ऐसे भी ऑडिट कर सकते नहीं है। एक और एग्जांपल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसने किसी में इन्वेस्ट किया है एज एन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मेन मोटिव क्या होता है कि कंपनी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओपिनियन जो है वो बायस्ड आएगा। तो इस तरह से इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस या बायस्ड नहीं होना चाहिए। अब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उनका मोटिव कैसा है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है, क्या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, क्या उसकी साइज क्या है, वो बिग है, स्मॉल है या फिर मीडियम है, उनका लीगल फॉर्म क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, ट्रस्ट है या सोसाइटी है। कोई भी मोटिव से बनाई गई हो, कोई भी साइज हो या उसका कोई भी लीगल फॉर्म हो, ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी साइज की हो या फिर कोई भी लीगल फॉर्म की हो, उसका ऑडिट कर सकते हैं। अब ये सारी प्रोसेस करेंगे टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर हम लोग बोले कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, एट द एंड ऐसा ओपिनियन देंगे। इंडिपेंडेंटली पहले एग्जामिन करेंगे, उसका मोटिव ध्यान में नहीं रखना है कि प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, उनकी साइज ध्यान में नहीं रखनी है, उनका लीगल फॉर्म ध्यान में नहीं रखना है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ये बताना है कि क्या वो सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई ऑडिट का मीनिंग ऑफ ऑडिट। अब इसके ऊपर से उसकी डेफिनेशन क्या डिराइव होती है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। समझ में आ गया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब मोटिव कोई भी हो, प्रॉफिट बनाने के लिए हो या नॉन प्रॉफिट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज कोई भी हो, लीगल फॉर्म कोई भी हो। When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, ऐसा एग्जामिनेशन होता है और लास्ट में क्या देते हैं? ओपिनियन। तो ये हो गई ऑडिट की डेफिनेशन। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? मैनेजमेंट की है। हाँ, वो तो हमें पता है, लेकिन मैनेजमेंट को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है? मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि वो जो अकाउंट ड्रॉ करते हैं, मतलब वो जो लेजर तैयार करते हैं, उसमें एंट्रीज के हिसाब से तैयार करना होगा। मतलब जो जर्नल एंट्रीज है उनके मुताबिक ही लेजर तैयार करने होंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये जो जर्नल एंट्रीज है वो सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब जो जर्नल एंट्रीज है उनका एविडेंस भी होना चाहिए। वो भी सिंपल एविडेंस नहीं, कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट, मतलब वो अधूरा नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट, मतलब वो सही होना चाहिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि परचेस बिल है या फिर पेमेंट का वाउचर है, इन सब को एविडेंस बोला जाता है। और ये सारी एंट्रीज है, उनमें से कोई भी एंट्री वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो भूलनी नहीं चाहिए। सभी एंट्रीज को कवर कर लेना है। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो कोई भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसमें जो कोई भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। मतलब कोई गड़बड़वाड़ी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। और अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ना निकले। जो कोई भी हमने इंफॉर्मेशन दी है उसका क्लियर कट मतलब निकलना चाहिए, गड़बड़ वाला मतलब निकलना नहीं चाहिए। हमने जो कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट में प्रोवाइड की है उसकी जो अमाउंट्स है वो क्लासिफाइड होनी चाहिए। क्लासिफाइड मतलब हमने असेट्स दिखाई है तो असेट्स में कौन सी असेट्स की कितनी वैल्यू है वो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग 1 लाख की है, लैंड 5 लाख की है, ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और वो ठीक से डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक से लिखा होना चाहिए और एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब ये सारी चीज देख के ट्रू एंड फेयर पिक्चर आएगा हमारे बिजनेस का। ट्रू एंड फेयर पिक्चर, उसमें क्या क्या आएगा? ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट। अभी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किए हैं। उसके बाद लोगों को उन पर
ट्रस्ट आएगा, उन पर अश्योरेंस आएगा। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए, किसी को अलग रास्ते पे नहीं ले जाने चाहिए, वो एकदम क्लियर कट होने चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने का काम किसका है? ऑडिटर का है। तो ऑडिटर को ऑडिटिंग के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, स्टेट एंड मैथ्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। चलो अब डिटेल्स में देखते हैं कि ऑडिटर को ऑडिटिंग के अलावा इन सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी क्यों होना चाहिए। पहले बात आती है अकाउंटिंग की। तो ऑडिट हमें जिस चीज़ का करना है उस चीज़ का नाम है कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो तैयार करने के लिए हमें अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी के मुताबिक, उन्हीं के प्रिंसिपल के मुताबिक हम लोगों को अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं। इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। आगे बात आती है बिजनेस एंड टैक्सेशन लॉस। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी बिजनेस में है उसके रिगार्डिंग जो कोई भी टैक्सेशन लॉस उनको अप्लाई होते हैं, उसका नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए। कौन से लॉस किस बिजनेस को लगते हैं वो ऑडिटर को पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएगा। अब आगे बात आती है इंटरेक्शन विद द पीपल। ऑडिटर जो है ऑडिट करने के प्रोसेस में बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि उसको जवाब किससे चाहिए? मैनेजमेंट से चाहिए। जो कोई भी ऑडिटिंग के प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वेरीज आएगी, उनका सॉल्यूशन लेने के लिए ऑडिटर कहाँ जाएगा? मैनेजमेंट पे जाएगा। मैनेजमेंट के पास अलग अलग एम्प्लॉयज़ हो गए, वहाँ पे उन लोगों से बातचीत करने के बाद ऑडिट की क्वेरीज सॉल्व होगी। तो अलग अलग व्यक्ति का बिहेवियर उसे पता चलना चाहिए कि ये ऐसा व्यक्ति है तो इसको ऐसे चलाना है, इसके पास से अगर मुझे मेरा काम निकलवाना है तो मुझे इसे प्यार से समझाना होगा। और कुछ लोग ऐसे हो गए कि उसके पास से काम निकलवाने के लिए उसको डांटना पड़ेगा। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए। ऑडिट की प्रोसेस में हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सब को ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑडिटर क्या करेगा, उसमें से कुछ सैंपल्स लेगा और इस सैंपल्स को देख के वो ऐसा ओपिनियन देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये सैंपल सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स का वो यूज़ करता है और इसके लिए उसको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बात आती है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में वो काम कर रही है उसके बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए। अब आगे बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंड्स है, जो भी फंड फ्लोज है, उनको समझने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है
उस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल को उस तरह से मैनेज करना है कि कॉस्ट कम से कम आए। आगे आता है डेटा प्रोसेसिंग। आजकल की जो कोई भी कंपनियां हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो मॉडर्न टेक को समझने के लिए ईडीपी ऑडिट यानी कि डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ईडीपी का ऑडिट करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्शन सिस्टम, कॉस्ट सिस्टम और मार्केटिंग का भी ऑडिटर को ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ ऑडिटर को पता होनी चाहिए। मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है ऑडिट के अलावा के, उन सब का इसके साथ क्या रिलेशन है वो हमें समझाया गया है। ये अलग सब्जेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। आगे देखते हैं ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर का काम ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के बाद एक अश्योरेंस दे। कैसा अश्योरेंस दे? रीजनेबल अश्योरेंस दे। एब्सोल्यूट अश्योरेंस ना दे, रीजनेबल अश्योरेंस दे। क्या दे? कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। कोई भी बड़ी ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। मिसस्टेटमेंट मतलब कोई फ्रॉड या एरर, कोई भूल भी नहीं हुई है और कोई गफलेबाजी भी नहीं हुई है, ये दिखाना है। तो रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल अश्योरेंस समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए गए हो। ऑडिटिंग जो है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे होना चाहिए, और उसके बेसिस पे ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है कि मैंने ठीक से एविडेंस को इवैल्यूएट किया है और उसके बाद अपना ओपिनियन दिया है। और ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस। आगे बात आती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस की। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% अश्योरेंस और कंप्लीट अश्योरेंस। ऐसा बोल दिया, ऐसी गारंटी ले ली कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 100% सही है, 100% फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा हम लोग बोल सकते नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऑडिट जो है वो सैम्पलिंग बेसिस पे हुआ है। आगे हमने बात की कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो तो उसमें से सैंपल्स लेने के बाद उसका ऑडिट करते हैं। इसीलिए हम लोग 100% ऐसी अश्योरिटी नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसीलिए हाई लेवल का अश्योरेंस दे सकते हैं और उसे बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। अब आगे देखते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या क्या आता है। एक तो पहली चीज़ आती है इनकरेक्ट नंबर्स, मतलब नंबर्स दिखाने में कोई हमने गलती कर दी हो, जैसे कि 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया हो या फिर 10,000 लिख दिया हो, उसको बोलते हैं इनकरेक्ट नंबर्स। उसके बाद आती है अनरीजनेबल मैनेजमेंट जजमेंट्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन का रेट वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है
कि किस असेट पर कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर वो अनरीजनेबल है तो उसे भी मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। अब आगे आता है ऑडिट सैंपल्स, जो ज्यादा एरर हो। ऑडिट के कुछ सैंपल्स हमने पॉपुलेशन में से लिए हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा एरर है, तो हमें पता चल जाएगा पूरी की पूरी पॉपुलेशन में ही ज़्यादा एरर है। सैंपल्स में ज़्यादा एरर है मतलब पॉपुलेशन ही गलत है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही गलत है। इसे भी एक बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। तो क्या कंक्लूजन आएगा कि ऑडिटर जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट में से फ्री है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा वो ओपिनियन देगा। और ये जो अकाउंट्स है वो कैसे बनाए गए हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। और ये जो ओपिनियन उन्होंने लिया है, ऑडिटर ने जो कोई भी ओपिनियन दिया है वो रिपोर्ट किया जाएगा। किसको किया जाएगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स को। वो रिपोर्ट करने के बाद कम्युनिकेट किया जाएगा उनकी एनुअल जनरल मीटिंग में। और ये सब कुछ होगा ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो ऐसे 200 के तहत बनाए गए हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा ख्याल है कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। चलो दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही धीरे धीरे करते जाएंगे, सब कुछ समझते जाएंगे, याद रखते जाएंगे, ठीक है। चलो।